हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी समझाऊंगी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसके सिद्धांत व प्रक्रम क्या है। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। इसके मुख्य सिद्धांत क्या है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आरडीएनए तकनीक और रासायनिक इंजीनियरिंग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है। इस प्रक्रिया में वांछित जीन को अलग करना, संवाहक वेक्टर का उपयोग करना और मेज़बान जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म में स्थानांतरण शामिल है। तो आइए इसको मैं बहुत ही ईजी में समझाऊंगी। ये नोट्स है, आप ध्यान से देखते जाइएगा। इसमें मैं पढ़ूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी सजीवों के जीनोम में जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके बदलाव करते हैं और वांछित उत्पाद यानी ज़रूरत उत्पाद प्राप्त करते हैं। इसके दो सिद्धांत हैं, दो प्रमुख सिद्धांत: आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, रासायनिक अभियांत्रिकी केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें देखिए क्या होता है। इसके द्वारा आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा पारजीनी ट्रांसजेनिक या फिर इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण बोल सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, पुनर्योजक डीएनए टेक्निक यूज करते हैं या फिर इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरडीएनए टेक्निक भी बोलते हैं। यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में हम क्या करते हैं कि आरडीएनए को बनाते हैं, आरडीएनए को बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी जिसे कहते हैं। और केमिकल अभियांत्रिकी में क्या होता है कि जैव प्रक्रम अभियांत्रिकी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं इसको। देखिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी में होता क्या है, हमने इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे आरडीएनए टेक्निक भी बोलते हैं। इसी का रख रखाव रासायनिक अभियांत्रिकी केमिकल इंजीनियरिंग में होता है। जैव प्रक्रम अभियांत्रिकी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हमने बनाए हैं, यहाँ पे आरडीएनए जो बनाए हैं, इसी का इसमें रख रखाव करना, वृहद स्तर पर संवर्धन करना, और जहाँ पे संवर्धन कर रहे हैं इसको, इस आरडीएनए को, वहाँ पे वातावरण में स्टेरॉइड, ताकि हमने उनसे वांछित उत्पाद प्राप्त कर सकें। यानी यहाँ पे वातावरण संक्रमण रहित होना चाहिए और जो हमें वांछित जीन यानी वांछित उत्पाद, जो हमारे ज़रूरत उत्पाद यहाँ पे जिससे प्राप्त हो। अब देखिए, किसी जीव के सेल में से वांछित जीन को हमने निकाला, जो हमारी ज़रूरत जीन है, ठीक, उसको निकाला, प्लस वाहक डीएनए प्लाज्मिड। अभी सब आगे मैं आपको बताऊंगी, इसका सारा प्रोसेस वगैरह सब बताऊंगी, आपको लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। तो इसे संवाहक डीएनए के साथ जब जोड़ देते हैं, तो इसी को हम जब वांछित जीन को वाहक के साथ डीएनए प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं, तो इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजक डीएनए बोल सकते हैं, या इसको प्राइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं। देखिए, दो अलग अलग डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया, जिसे आरडीएनए या काइमेरिक डीएनए या पुनर्योजक डीएनए कहते हैं। इसका उपयोग होस्ट सेल में स्थानांतरण करना है, हमें दूसरे सेल में, होस्ट सेल में इससे स्थानांतरित करना है। तो होस्ट सेल में जब डालना है इसको, इस जो पुनर्योजक डीएनए हमने बनाया है, आरडीएनए, जब इसे डालना है तो वो एक कोशिकी भी हो सकता है और बहुकोशिकीय होस्ट भी हो सकता है। वृहद स्तर पर संवर्धन करते हैं, उत्पाद प्राप्त करते हैं। बहुकोशिकीय होस्ट कोशिका को क्लोनिंग टेक्निक द्वारा एक पूर्ण नया जीव बनाते हैं, यानी क्लोनिंग टेक्निक द्वारा एक पूर्ण नया जीव बनाते हैं। ट्रांसजेनिक जीव में सारी कोशिकाएं में वो जीन होना चाहिए, तभी हम उसे जेनेटिकली मॉडिफाई आनुवंशिक रूप से संशोधित बोलेंगे। यानी जिस दो प्रमुख खोज आरडीएनए टेक्निक, आरडीएनए बनाने के लिए दो प्रमुख खोज हुई थी। रेस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की खोज हुई थी 1963 में, इसे प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। इसको आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। इसी से डीएनए को निर्धारित जगह से काटा जाता है। प्लाज्मिड की खोज 1971 में हुआ था, इसे वाहक डीएनए की तरह यूज करते हैं। अब देखिए, कोहेन एंड बॉयर ने पहला आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। यही साइंटिस्ट है जिन्होंने आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले बनाया था। एक बैक्टीरियल है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसके प्लाज्मिड में से इन्होंने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन निकाला, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन निकाला था इसी में से, और दूसरे बैक्टीरिया में के प्लाज्मिड में ऐड कर दिया था, ई कोलाई में। तो सबसे पहले कोहेन एंड बॉयर ने सबसे पहला आरडीएनए बनाया था।
इन्होंने एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसके प्लाज्मिड से इन्होंने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन निकाला और दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ऐड कर दिया था। अब देखिए आगे, पॉल एंड बर्ग ने इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, SP40 वायरस का जीन लैम्डा फेज के द्वारा ई कोलाई में स्थानांतरित किया। देखिए आरडीएनए टेक्निक में, आरडीएनए को बनाने के लिए इसके टेक्निक में 4 प्रकार के औजार यानी टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट है एंजाइम्स। इसमें एंजाइम्स का भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वाहक वेक्टर का भी ज़रूरत पड़ती है। यात्री डीएनए, पैसेंजर डीएनए यानी जिन्हें वांछित डीएनए कहते हैं। होस्ट सेल्स। आगे देखिए एंजाइम्स कार्य के आधार पर 5 समूहों में डिवाइड इसे किया गया है। मतलब आरडीएनए को बनाने के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है उसके कार्य के आधार पर इसे 5 समूहों में डिवाइड किया गया है। पहला है लयनकारी एंजाइम्स, जिसे लाइसिंग एंजाइम, लाइसेस भी बोलते हैं। सेल लाइसिंग के लिए सेल को नष्ट करता है। ये लाइसिंग एंजाइम जो है ये सेल को नष्ट कर देता है। सेल को जब नष्ट कर देता है तो उसमें से केवल हमें, जब वो सेल को सारा नष्ट कर देगा तो उसमें से जितने भी डीएनए के अलावा जितने भी उसमें, जैसे आरडीएनए, कोशिका में डीएनए के अलावा जितने भी चीज़ें हैं, जैसे आरडीएनए बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उसको ये लाइसिंग एंजाइम, हमें तो केवल डीएनए की आवश्यकता है, तो उसमें से जितने भी डीएनए के अलावा जितने भी चीज़ है उस कोशिका में, सेल में, उनको ये लाइसिंग एंजाइम नष्ट कर देता है। पेक्टिनेज, सेलुलेज, लाइसोजाइम। देखिए पेक्टिनेज जो है और सेलुलेज, ये दोनों पेड़ की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। ठीक, अगर मुझे किसी मतलब पादप में अगर हमें कोशिका चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उसमें पादप के लिए, अगर मुझे किसी पेड़ के लिए, अगर उसमें से मुझे वांछित जीन चाहिए, मतलब उसमें से मुझे कोई आवश्यकता डीएनए चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंजाइम की जगह हमें पेक्टिनेज और सेलुलोज, क्योंकि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेक्टिनेज और सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, तो उन दोनों को जब नष्ट करेगा तभी तो हमें डीएनए प्राप्त होगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए पेक्टिनेज और सेलुलोज की आवश्यकता पड़ती है। ये पेड़ की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है, जिससे हम डीएनए को आसानी से निकाल। लाइसोजाइम पेप्टिडोग्लाइकेन का पाचन करता है। सभी जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल वॉल में पाया जाता है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन किसमें पाया जाता है, अगर मुझे जीवाणु में से अगर डीएनए को निकालना है तो हमें उसके कोशिका को नष्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए। यही लाइसोजाइम जो जीवाणु के ऊपर आवरण होता है, सेल वॉल होता है, वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो इसी को ये लाइसोजाइम पाचन कर देता है, जिससे हमें डीएनए मिल जाता है। अब यहाँ पे है टाइटिनेज, ये कवक की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। और ये प्रोटीएज, लाइपेज, ये सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसी जीव से निकालना है हमें तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है ना। अगर उसमें किसी जीव में से मुझे डीएनए को निकालना है तो मेम्ब्रेन को नष्ट तो करना पड़ेगा, तो वही नष्ट करने के लिए हमें प्रोटीएज और लाइपेज की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए दूसरा एंजाइम कौन सा होता है, क्लीविंग एंजाइम। इसे कहते हैं कर्तनकारी एंजाइम। ये डीएनए को काटने के लिए इस एंजाइम को प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियस ग्रुप, ये 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए को अंतिम सिरों पे काटता है और आरडीएनए तकनीक में ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। ये क्या करता है कि डीएनए को अंतिम सिरों पे काटता है। जैसे मैं बताऊं, ये डीएनए है ना, ये डीएनए है, तो इसको अंतिम सिरों से काटता है, यहाँ से, बीच में से नहीं काटता है। और ये इंडोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए को बीच से काट सकते हैं। विशिष्ट प्रकार के इंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन, इंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन, ये डीएनए को बीच में से काटता है। सबसे ज़्यादा तकनीक में इसी की उपयोग की जाती है, इंडोन्यूक्लियस की, क्योंकि ये बीच में से काटता है। संश्लेषणात्मक एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। अगर डीएनए से हमें डीएनए बनाना है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अगर आरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जिसे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। फोर्थ होता है लाइगेज, ये डीएनए के खंडों को जोड़ता है। जब मैं किसी डीएनए को काटा जाता है तो उसे फिर जोड़ा भी तो जाता है, तो उसको जोड़ने में ये लाइगेज मदद करता है। इसे आणविक गोंद, मॉलिक्यूलर ग्लू या गम भी कहते हैं। पांचवा होता है एल्काइन फॉस्फेट एंजाइम, किसी वृत्ता का डीएनए को स्थायी रूप से रेखीय बनाने में काम आता है। 5' इंड
में मुक्त फॉस्फेट ग्रुप को नष्ट करते हैं, हटा देते हैं। ये एल्काइन फॉस्फेट एंजाइम जो है, आप जानते हैं कि डीएनए हमारा 5' से 3' और 3' से 5' की ओर होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप को ये नष्ट करता है, हटा देता है। तभी तो दूसरा डीएनए को जब हमें उसमें जोड़ना है वांछित जीन को, तो ये फॉस्फेट ग्रुप हटाया जाता है, इसीलिए ताकि दूसरा उसमें जोड़ सके। आगे देखते हैं। अवांछित डीएनए लाइगेशन को रोकता है, डीएनए को जुड़ने से रोकता है, और ये डीएनए को जोड़ने से रोकता है। ऐसा ना हो कि मैं डीएनए को निकालूं और उसी से डीएनए जुड़ जाए, तो इसीलिए ये एल्कीन फॉस्फेट एंजाइम क्या करता है, एल्काइन फॉस्फेट एंजाइम ये डीएनए को खुद के डीएनए से जोड़ने से रोकता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसे बताए थे अभी आरबी कैची भी बोलते हैं, जिसे जो डीएनए को काटता है। तो हमें पता होना चाहिए कि डीएनए ये कैची जो आरबी कैची है, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं, ये हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही काटता है डीएनए को, कहीं से भी नहीं काट देता, उसकी एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती क्या है, ये डीएनए को चाहे आप 5' से 3' पढ़ें या 5' से 3' पढ़े डीएनए को, तो सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। यानी पढ़ने में, जैसे एग्जाम्पल में बता रही हूँ नून, आप इधर से भी पढ़िए तो वही पढ़ाएगा, और इधर से भी पढ़िएगा तो नून ही पढ़ाएगा। उसी टाइप में ये वाव, इसको इधर से पढ़िए या इधर से, दोनों तरफ से सेम है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसी को बोलते हैं। तो ये आरबी कैची है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे आरई भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये सीजर कैची से ये अपना एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, जहाँ पे इसको काटते हैं, इसे जहाँ पे ये काटता है उसे क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते हैं, प्रतिबंध स्थल बोलते हैं, जहाँ से ये काटता है। अब ये हमें आरई ये मिलता कहाँ से है, ये बैक्टीरिया से मिलता है, बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर प्रतिरक्षा के लिए होते हैं। अब ये बैक्टीरिया में से निकलता है, और बैक्टीरिया के लिए ये प्रतिरक्षा करते हैं बैक्टीरिया को। तो अब यहाँ से आप बोलेंगे कि ये जब बैक्टीरिया में जब ये होता है, तो बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं काटता है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि ये जब आरई बैक्टीरिया में ही होता है, तो बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं काटता है। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, प्रतिबंध रूपांतरण तंत्र, जिसे शॉर्टकट में आरएमएस ये बनाते हैं, बैक्टीरिया में डीएनए को बाहरी डीएनए से बचाते हैं। ये बैक्टीरिया में डीएनए को बाहरी डीएनए से बचाते हैं। बैक्टीरिया अपने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन साइट का मेथाइलेशन कर देता है। मतलब बैक्टीरिया जो है अपने डीएनए रेस्ट्रिक्शन साइट का क्या कर देता है, मेथाइलेशन कर देता है। मेथाइलेशन के लिए मेथाइलेज एंजाइम होता है, जिससे कि न्यूक्लियस ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसे पहचान नहीं पाता है। जब ये बैक्टीरिया अपने डीएनए साइट्स को मेथाइलेशन कर देता है, तो ये एंडोन्यूक्लियस उसे पहचान नहीं पाता है, इसलिए वो अपने ही डीएनए को काट नहीं पाता है, इसी की वजह से मेथाइलेशन कर देता है। और मेथाइलेशन के लिए मेथाइलेज एंजाइम होता है, जिसे एंडोन्यूक्लियस पहचान नहीं पाता है। अब आगे देखिए, अभी तक ये आरई जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये एक ही प्रकार का नहीं होता। अब मतलब अभी तक 900 से अधिक आरई एंजाइम खोजे जा चुके हैं। मतलब 900 से अधिक अभी तक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज हो चुकी है, और जिसमें बैक्टीरिया कितने थे, 230 प्रकार के बैक्टीरिया थे। इसी में से 230 प्रकार के बैक्टीरिया में से कम 900 से अधिक आरई एंजाइम की खोज हो चुकी है। यानी आरई, जिसे आरबी कैची बोलते हैं, ये बहुत प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती, बहुत प्रकार की होते हैं। और देखिए, सबसे प्रथम खोजा गया आरई एंजाइम कौन था, जिसका नाम था हिंद सेकेंड। सबसे फर्स्ट यही खोजा गया था, जिसे सबसे पहले स्मिथ ने इसे डिस्कवर किया था। सबसे पहले स्मिथ ने इन्हें आरई एंजाइम को, हिंद सेकेंड एंजाइम सबसे पहले है यही, इसको स्मिथ ने इसको डिस्कवर किया था। अब हिंद सेकेंड में ये जो एच है, ये वंश को बताता है, हीमोफिलिक, और आईएन जाति को, और डी जो है ये स्ट्रेन प्रभेद को बताता है, और ये जो है सेकेंड, ये लैब में किस क्रम में उस बैक्टीरिया का पृथक किया गया है उस नंबर को बताता है। ई कोलाई R1 स्मिथ तो थे ही, नाथन्स अरबे ने इसको डिस्कवर किया था। मतलब ई कोलाई R1 जो सेकेंड आरई है, ये फर्स्ट इसे खोजा गया था, और जो है आरई तो हमने बताया कि एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो वैसे ही आपको इंपॉर्टेंट मतलब टोटल नहीं याद करना है, इसमें से एनसीईआरटी में कुछ ही आरई का नाम दिया गया है जो कि आपको याद करना है। तो ई कोलाई R1 भी, इसे स्मिथ ने तो इसे हिंद सेकेंड को खोजा था, प्रथम यही था।
और स्मिथ ने इसको भी खोजा था, इन्होंने इसको भी खोजा था, प्लस 2 साइंटिस्ट और थे, नाथन एंड अर्विन ने, इन्होंने तीनों मिलकर इसको डिस्कवर किया था। इसमें लिखा है ना, स्मिथ तो थे ही, नाथन्स एंड अर्विन ने इसको डिस्कवर किया था। जो जो आपको इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में है वही बस आपको याद करना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ये ई कोलाई R1 में ई वंश को डिफाइन करता है, सी वो जाति को दर्शाता है, आर स्ट्रेन प्रभेद को, और ये फर्स्ट जो लिखा है लैब में किस क्रम से उस बैक्टीरिया को पृथक किया गया है उसको बताता है। इसका पूरा नाम है ई कोलाई RY13। इस नाम के बैक्टीरिया से इसको लिया गया है, इसी से ई कोलाई R1 एंजाइम लिया, इसी नाम से बैक्टीरिया का नाम है ये, तो इसका पूरा नाम यही है, इसी से लिया गया है, तो इसे ई कोलाई R1 रखा गया है। ई कोलाई R1 कॉमनली यूज इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन RDNA टेक्निक, इसे भी कॉमनली यूज किया जाता है इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन मतलब RDNA टेक्निक में इसे भी यूज किया जाता है। हम किसी DNA को निकालते हैं, वांछित जीन को किसी कोशिका से या फिर किसी पादप से, जिसमें हमें मतलब जिसमें से हमको यूज़ करना है, उसी का DNA को लेंगे। तो उस DNA को काटने का प्रकार, किसी वांछित जीन को जब हम लेते हैं, DNA को निकालते हैं, उसमें से वांछित जीन निकालने के लिए हमें कटिंग करना पड़ेगा, जैसे अभी हम आपको बताए थे, तो आरी से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि ये 2 तरह का होता है, एक एक्सो होता है, 2 तरह से कटिंग करता है। एक्सो न्यूक्लियस होता है जो कि DNA को अंतिम सिरों से काटता है, और इंडोन्यूक्लियस होता है जो DNA को बीच में से काटता है। तो उसी प्रकार से है ये तिरछा काटने वाले और सीधा काटने वाले, ठीक है। तो ई कोलाई R1 जो है ये बीच में से नहीं काटता है, देख रहे होंगे आप, यहाँ से कटिंग करता है। और ई कोलाई का जो सीक्वेंस है देखिए, GAATTC जीन, टी, और इसका जस्ट अपोजिट होता है, आप जानते हैं, G का C हो जाता है, A का T, A का T, T का A, T का A, C का G, ठीक। ई कोलाई R1 का ये है। और इसी तरह हिंद सेकेंड ये है, हिंद सेकेंड ये बीच में से काटता है, देख रहे होंगे आप, यहाँ से कटिंग करता है, जिससे कि 2 इक्वल सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप, सेपरेट हो गया, और इसमें से यहाँ देखिए ये G अलग हो गया और यहाँ ये G अलग हो गया। और जब ये अलग अलग होते हैं तो इसमें से भी, और जो ये चिपचिपे सिरे एंड जो होते हैं, स्टिकी एंड्स, मुक्त सिरे एक दूसरे से पूरक हो जाते हैं। देखिए कटने के बाद एक दूसरे के पूरक हो गए, आप देख रहे होंगे, तो ये कटने के बाद एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, बट इसमें ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर के आसपास काटते हैं, इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के आसपास काटते हैं, बीच में से नहीं काटते हैं। और इसमें चिपचिपे से कुंद सिरे, ब्लंट एंड फ्लैट एंड्स पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से काटते हैं। सेंटर से काटा है ना, हिंद सेकेंड ये सेंटर से काटता है, ई कोलाई R1 यहाँ सिरे से काटता है। इसी तरह आरी इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसी तरह होता है ISMA1। अभी तक हमने क्या क्या देखा, ई कोलाई R1 देखा, हिंद सेकेंड देख लिया जो कि ये फर्स्ट था, सबसे खोजा गया। इसी तरह है ISMA1 में, इसमें देख रहे होंगे आप, इस ISMA1 में स्ट्रेन प्रभेद नहीं होता है, इसका पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये होता है CCCGGG, ये भी बीच से ही काटता है। बस तिरछा कौन काटता है, ई कोलाई R1, याद रखिएगा, वो सिरों से काटता है। और हिंद सेकेंड और ये इसका पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये है, ये ISMA1, ये दोनों बीच से काटते हैं, ठीक। आप देख रहे होंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ मिलता है, जब DNA जो होता है, DNA ये इसमें होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब बीच में आप देखे होंगे न्यूक्लिक क्षार एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बीच बीच में जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन DNA में आपने देखा होगा, जब क्षार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो कभी भी आप देख रहे होंगे कि आरी हो गया, ये ई कोलाई R1 हो गया, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कभी भी ये बीच से यहाँ से तो नहीं ना काट रहा है, यहाँ से काट रहा है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ये दोनों जो है स्ट्रेन, ये और ये स्ट्रेन कट रहे हैं, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेन कट रहे हैं स्ट्रेन, तो इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक। तो इसको काटने से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये तोड़ता है आरी, ठीक। और लाइगेज जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाता है, या लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जोड़ता है। इसको 3 एंड पे मुक्त OH ग्रुप चाहिए, 5 एंड पे कभी भी लाइगेज एंजाइम को, बस जहाँ पे इसको OH ग्रुप मिल जाएगा DNA में और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिल जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा, तो ये वहीं पे ये
जोड़ता है इसको, यानी OH ग्रुप और ये फॉस्फेट ग्रुप ये दोनों मिलने चाहिए। DNA में आपने देखा होगा, DNA आप पढ़े होंगे तो उसमें OH ग्रुप होता है 3 साइड एंड पे और 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इसी को ये जब मिल जाएगा लाइगेज को, एंजाइम को, तो ये जोड़ देता है उसको। अब हम देखेंगे वेक्टर DNA, वाहक DNA। वेक्टर DNA प्लाज्मिड होता है, वांछित DNA को होस्ट सेल में पहुंचाता है। ये वांछित जो भी हम जरूरत DNA को निकाले हैं ये होस्ट सेल में पहुंचाता है, यही प्लाज्मिड होस्ट सेल में पहुंचाता है। इनमें स्वयं के रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। ये प्लाज्मिड आपने देखा होगा किसमें मिलता है हमें। प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया में जो अतिरिक्त गुणसूत्र होते हैं DNA के अलावा, उसी को प्लाज्मिड कहते हैं। ये भी DNA ही होता है लेकिन प्लाज्मिड कहते हैं। ये गुणसूत्र के अलावा एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है, उसे ही कहते हैं, ठीक है। इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। इसे क्लोनिंग वेक्टर। वाहक DNA का चयन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, वांछित जीन का आकार, होस्ट सेल का प्रकार। यानी वाहक DNA का चयन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी वांछित जीन का आकार कैसा है, होस्ट सेल का प्रकार कैसा है। जिसमें होस्ट सेल का मतलब जिसमें हम वांछित जीन यानी ज़रूरत जीन को जो मैंने लिया है उसे हम क्यों निकाले हैं, दूसरे किसी कोशिका में उस चीज़ को डालने के लिए तो निकाले हैं। तो जिसमें हम डालते हैं, इंटर करते हैं, उसे होस्ट सेल कहते हैं। बैक्टीरिया या पादप जंतु, होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, आपने जिस तरीके से लिया हो, बैक्टीरिया भी हो सकता है, पादप जंतु भी हो सकता है। वेक्टर DNA में 3 मुख्य गुण होने चाहिए, यानी वेक्टर DNA में 3 मुख्य गुण होने चाहिए प्लाज्मिड में। ORI की उपस्थिति होनी चाहिए, एक मिनिमम होनी चाहिए जिससे रेप्लिकेशन हो सके। हाई कॉपी मेम्ब्रेन वाला हो ताकि तीव्रता से कॉपी बन सके। ये कॉपी ही बनाना है। जब हमने वांछित जीन इस प्लाज्मिड में लगाया तो कहाँ पे लगता है? ORI रीजन पे लगता है सबसे पहले। और इसमें एक मिनिमम होनी चाहिए जिससे रेप्लिकेशन हो चाहिए। हाई कॉपी मेम्ब्रेन वाला हो ताकि तीव्रता से कॉपी बने। हम कॉपी बनाने के लिए ही तो ये बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड क्या करता है? गुणन करता है। तो उसी में जब हम वांछित जीन को डालेंगे DNA को तो वो रेप्लिकेशन करेगा, यानी उसमें तीव्रता से कॉपी बन सके। ऐसे ही हम हाई कॉपी मेम्ब्रेन वाला लें ताकि उसमें तीव्रता से कॉपी हो सके। सेलेक्टेबल मार्कर जीन, वर्ण योग चिन्ह, विशिष्ट जीन जो RDNA को होस्ट सेल में पहचानने में मदद करेंगे। प्रतिजैविक प्रतिनिधि जीन, एम्प्लिसिन टेट्रासाइक्लिन, कुछ एंजाइम बनाने वाले जीन, लैग्ड एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज। रेस्ट्रिक्शन का स्थल होने चाहिए, मतलब जो भी वाहक लिया है उसमें रेस्ट्रिक्शन स्थल होने चाहिए। उसमें स्थल होता है कि हिंद सेकंड का स्थल होता है, स्मा 1 का, ई कोलाई R1 का, उसी जगह से उसे काटा जाता है। जब ये स्थल नहीं होगा तो आप काटेंगे कैसे? इसलिए उसमें स्थल होता है। विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन स्थल होना चाहिए, यानी किसी भी वाहक में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन स्थल होना चाहिए ताकि ज़्यादा उपयोग कर सकें। पर प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ही स्थल होना चाहिए, मतलब एक आरी का एक ही स्थल होना चाहिए। दो, जैसे हिंद सेकंड है तो इसका एक ही स्थल होना चाहिए, 2 स्थल नहीं। पता चला यहाँ भी हिंद सेकंड है तो हिंद सेकंड का जब मैं उपयोग करूँगी काटने के लिए तो 2 जगह से काट देगा। इसलिए कभी भी एक ही स्थल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हिंद सेकंड यहाँ भी है तो जब मैं इसे आरी से काटी, RE इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, जब मैं इसको काटी तो 2 जगह से DNA कट गया तो वो मेरा किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए स्थल एक ही होना चाहिए हमेशा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखिए प्लाज्मिड अब कितने प्रकार के होते हैं। प्लाज्मिड सामान्य वाहक बैक्टीरियल सेल से हमें मिलता है। सामान्य, जो कि मैंने आपको बताया, प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में मिलता है, सामान्य वाहक है। अगर कृत्रिम रूप से भी इसे रूपांतरित किया जाता है, कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है प्लाज्मिड को, जो कि बहुत से NCERT में नाम दिए गए हैं, ज़्यादा आपको इसमें भी नहीं याद करना है। जैसे आणविक कैंची को आपने 2-3, जैसे ई कोलाई R1, हिंद सेकंड, 2-3 जो स्मा 1, 2-3 इंपॉर्टेंट है NCERT में जो दिए गए हैं, बस उतना ही पढ़ना है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसी तरह कृत्रिम रूप से भी प्लाज्मिड को बनाया जाता है, वाहक को, वेक्टर को, ठीक है। तो इसमें भी कुछ NCERT में नाम दिए गए हैं, जैसे कृत्रिम रूप से जो बनाया गया है PBR 322, ये भी प्लाज्मिड है, जो कि P जो है वो प्लाज्मिड को दिखाता है और BR साइंटिस्ट का नाम है बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स 322 लैब नंबर दिखाता है। उसी तरह PBR 327 है, इसमें भी P जो है प्लाज्मिड को दिखाता है और ये BR इसे साइंटिस्ट यही है बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स 327 और 322 ये लैब नंबर है। उसी तरह और भी वेक्टर्स हैं PUC 18, तो ज़रूरी नहीं है कि UC ये साइंटिस्ट नाम भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था तो उस नाम से इसे जाना जाता है। PUC 18, PUC 19, ये सब ये बैक्टीरियल है।
ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल से मिले हैं, ठीक है। उसी तरह TI प्लाज्मिड है, RI प्लाज्मिड है, इसमें से ये दोनों बैक्टीरिया से मिलते हैं जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। ये दोनों बैक्टीरिया से मिलते हैं जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। पादप कोशिकाओं के लिए यूज करते हैं। अगर पादप में कोशिका में वांछित DNA डालना है तो हम TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड यूज करते हैं। ये पादप कोशिकाओं के लिए यूज करते हैं इसको, पादप के लिए। अगर पादप में कोशिकाओं में वांछित DNA को डालना है तो हम TI प्लाज्मिड का यूज करेंगे और RI प्लाज्मिड का यूज करेंगे। ओके। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये द्विबीजपत्री पौधों में क्रॉन गॉल डिजीज करता है। इसका प्लाज्मिड में DNA जीन प्रेजेंट होता है जो पादप कोशिकाओं में जाकर असामान्य ग्रोथ करता है। हम tDNA को हटाकर अपना वांछित DNA लगा देते हैं। मतलब ये जो क्या करता है प्लाज्मिड, ये tDNA जीन प्रेजेंट होता है द्विबीजपत्री पौधों में जो कि क्रॉन गॉल डिजीज करता है। इसके प्लाज्मिड में क्या होता है कि tDNA जीन प्रेजेंट होता है, तो इस पादप में से जाकर असामान्य ग्रोथ करता है। ये tDNA है जो पादप में जाकर असामान्य ग्रोथ करता है, तो हम tDNA को हटाकर अपना वांछित जीन जो है उसे उस जगह पे लगा देते हैं। रेट्रोवायरस जंतु कोशिका में जीन स्थानांतरण के लिए यूज किया जाता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल में जीन स्थानांतरण के लिए, ये वायरस के लिए है, ठीक है। लैम्डा फेज, M13 फेज, इसे पालबर्ग ने यूज किया था। इस वायरस लैम्डा फेज M13 फेज पालबर्ग ने इसे यूज किया था। पालबर्ग ने 1970 के दशक की शुरुआत में SB14 वायरस और E. coli जीवाणु के DNA को मिलाकर पहला रिकॉम्बिनेंट पुनर्योजित DNA अणु बनाया। ट्रांसपोजन जंपिंग जीन, वे जीन जो जीनोम में एक लोकस से दूसरे लोकस पर स्थानांतरित हो जाते हैं उसी को ट्रांसपोजन या जंपिंग जीन कहते हैं। कृत्रिम संवाहक DNA, कॉस्मिक, इसी तरह से कृत्रिम गुड्स बैक या मैक होते हैं, विविध आकार के संवाहक होते हैं। ये फिगर बहुत ही प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। कहाँ पे E. coli R1 है, हिंद थर्ड, ये सभी क्या है आरी हैं। बाम H1, साल 1, ठीक, ये सभी आपको ये एग्ज़ाम में इसका फिगर भी डायरेक्टली दे देता है और यहाँ पे आपको नेमिंग करना होता है। कोई भी एक द करेक्ट ऑप्शन में भी ये फिगर दे देगा और आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप्स ऑफ RNA टेक्निक, तो इसमें से 8 स्टेप हैं। DNA का पहले पृथक्करण किया जाता है लाइसिंग एंजाइम द्वारा। हमने आपको बताया था ये कोशिका को नष्ट कर देता है लाइसिंग एंजाइम, जिससे DNA अलग हो जाता है। DNA का खंडन, इसे आरी के द्वारा काटा जाता है। खंडन मतलब काटना। वांछित जीन का पृथक्करण, उसे पृथक किया जाता है। जो हमें ज़रूरत जीन है उसका पृथक्करण किया जाता है। वांछित जीन का प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन। संवाहक से बंधन, यानी संवाहक जो वेक्टर होता है उसे लाइगेज एंजाइम द्वारा उसे जोड़ा जाता है। पुनर्योगज DNA का परपोषी में स्थानांतरण, पुनर्योगज DNA का परपोषी में दूसरे कोशिका में स्थानांतरण किया जाता है। परपोषी कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है। वांछित उत्पाद का निष्कर्षण किया जाता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे DNA का पृथक्करण। जैसे ये पादप का ये सेल वॉल है, इसमें बीच में क्या होता है, सेल वॉल है, उसमें सेल मेम्ब्रेन, उसके सेकेंड वाली परत और सबसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अंदर होता है। इसमें क्या करता है, लाइसिंग एंजाइम से पहले इसको नष्ट करते हैं हमें, क्योंकि ये DNA चाहिए। इस पादप से हमें DNA चाहिए, तो लाइसिंग एंजाइम क्या करता है, इसे नष्ट करता है इस सेल को, जिससे RNA को भी नष्ट कर देता है। क्योंकि क्रोमोसोम DNA RNA हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये क्रोमोसोम किसका बना होता है, DNA RNA और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्योंकि हमें केवल DNA चाहिए, तो हिस्टोन प्रोटीन को तो प्रोटीएज एंजाइम नष्ट कर देता है। हिस्टोन प्रोटीन को कौन नष्ट कर देता है, प्रोटीएज एंजाइम होता है वो नष्ट कर देता है। और RNA को RNase एंजाइम नष्ट कर देता है, जिससे हमें ये वांछित जो क्रोमोसोम है वो हमें मिल जाता है। फिर उसे सोल्यूबल में चिल्ड एथेनॉल यूज करेंगे। इसका यूज करने से DNA विक्षेपित हो जाता है। इथेनॉल यूज किया जाता है। उस जो सॉल्यूशन रहेगा, जिस सेल को जो हम नष्ट किए हैं, उस सॉल्यूशन में जब हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो जिससे DNA जो है विक्षेपित हो जाता है। फिर पृथक किए गए DNA को स्पूलिंग के द्वारा, एक मतलब देखे होंगे आप अपने अगर केमिस्ट्री लैब वगैरह में गए होंगे तो किस स्पूलिंग की मदद से उस DNA को ऐसे बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर आता है DNA का खंडन, आरी के द्वारा, आणविक कैंची, उसके द्वारा हम DNA का खंडन करते हैं, काटते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये DNA है, इसमें 3 साइड से काटे हैं, 3
बार खंडन किए हैं। ये 2 यूनिट का है, ये वाला 5 यूनिट का है, 3 यूनिट का है। वांछित जीन का पृथक्करण। अब वांछित जीन का पृथक्करण करेंगे। वांछित जीन का मतलब जो हमारे ज़रूरतमंद जरूरी जीन है उसको हम अलग करेंगे। एगोर जेल रेड एल्गी इलेक्ट्रोफोरेसिस। रेड एल्गी से एगोरे जेल हमें मिलता है। जो सी वीड समुद्री खरपतवार है, ये एल्गी जो है रेड एल्गी, ये समुद्री खरपतवार है जिसे खरपतवार को वीड कहते हैं, सी वीड। इससे ही हमें एगोरेज जेल मिलता है। एगोरेज जेल स्विंग इफेक्ट छन्नी द्वारा इफेक्ट शो करता है क्योंकि ये दानेदार होता है। ये जो जेल होता है ये दानेदार होता है, जिससे जो सॉल्यूशन रहता है उस छन्नी जैसा काम करता है। इस सॉल्यूशन के द्वारा जब हम इस जेल के द्वारा जब हम उस सॉल्यूशन को ऐसे रखते हैं, डालते हैं, तो ये छन्नी की तरह काम करता है, जिससे हमारे डीएनए जो होता है वो छन जाता है। ठीक, एगोरेज जेल का यूज करते हैं। ये देख रहे होंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें कूप होते हैं। यहाँ पे कंट्रोल होता है उपाचित डीएनए, जो मतलब जिस डीएनए को हमने खंडन नहीं किया है, मतलब उपाचित डीएनए है, उसको इसमें डालते हैं। और जो हमारा वांछित जीन होता है उसको इसमें डालते हैं। इधर कैथोड होता है और फिर इधर इसे इलेक्ट्रिक दिया जाता है, इधर एनोड होता है। और आपको पता होगा कि डीएनए जैसे नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए का, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड करवाया जाता है तो जो डीएनए है, जो सबसे छोटा खंडन है वो आगे आ जाता है, और जो उपाचित डीएनए है वो सबसे पीछे रहता है, और जो बड़ा यूनिट का है वो यहाँ पीछे रहता है। छोटा यूनिट वाला डीएनए खंड अपनी साइज के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, बड़ा वाला सबसे पीछे, छोटा वाला सबसे आगे। ठीक, तो छोटा वाला सबसे आगे आ जाता है और बड़ा वाला पीछे रहता है। एगोरेज जेल क्या करता है, इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। यहाँ पे कूप होता है, कंट्रोल, ऐसे तरह के 3-4 बने होते हैं। इसमें 2 यूनिट वाला डाले डीएनए, 5 यूनिट वाला, 3 यूनिट वाला। इधर कैथोड से जोड़ा गया है एनोड से, ठीक है। डीएनए खंड अपनी साइज के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, बड़े वाला सबसे पीछे, छोटा वाला सबसे आगे। इल्यूशन छालन वांछित जीन को काट कर जेल में से निकालना है। इसमें जेल डाला जाता है, फिर जो हमारा वांछित जीन होता है उसे काट कर अलग कर दिया जाता है। डीएनए को देखने के लिए इथाइडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। यूवी लाइट में देखने पर ऑरेंज बॉन्ड दिखते हैं। वांछित जीन को काटकर जेल में से निकालना, इस प्रोसेस को इल्यूशन छालन कहते हैं। जो मतलब जो हमारा वांछित जीन होगा वो ऑरेंज कलर का बैंड दिखते हैं, ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो फिर हमें समझ आ जाता है कि वांछित जीन है, उसको काटकर वांछित जीन को जेल में से निकालना, इस प्रोसेस को इल्यूशन छालन कहते हैं। वांछित जीन का प्रवर्धन, ठीक है, वांछित जीन का प्रवर्धन, इसके लिए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया के मेथड यूज की जाती है। पीसीआर, इसकी खोज कौन किया था? कैरी एंड मुलिश ने की थी इन अर्ली 1917, मतलब 1970 के शुरुआत में ही इन्होंने इसका पीसीआर। फिर उसके बाद वांछित जीन की कॉपी बनाएंगे। मशीन थर्मोसाइक्लर पीसीआर मशीन भी बोलते हैं इसको, थर्मोसाइक्लर को पीसीआर मशीन भी बोलते हैं। एम्प्लीफिकेशन प्रवर्धन के 3 स्टेप होते हैं मेनली, और 3 स्टेप होते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं। मतलब इसके 3 स्टेप्स होते हैं और तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं। फर्स्ट होता है निष्क्रियकरण। वांछित जीन को जब थर्मोसाइक्लर, मतलब इसमें पीसीआर मशीन में रखेंगे हाई टेम्परेचर पर, मतलब 94 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाएगा। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, ये जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों स्टैंड, मतलब ये स्टैंड और ये स्टैंड अलग हो जाते हैं। इसी को डीनेचुरेशन बोल रहे हैं, इसी को बोला जाता है निष्क्रियकरण। होता है तापानुशीलन। इस प्रोसेस में प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर छोटी सीक्वेंस होता है। प्राइमर एक आरएनए ही होता है, आरएनए प्राइमर। हमें पता है कि डीएनए कभी भी अपना डीएनए खंड डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देता है डीएनए खंड को बनाना। उसके लिए सबसे पहले प्राइमर को जोड़ा जाता है, आरएनए प्राइमर को। प्राइमर ये छोटी सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो हमारे वांछित जीन के पूरक होने चाहिए। और जो हमारा वांछित जीन है, जो जरूरी, जो हमने जीन निकाला है उसके पूरक होने चाहिए ये प्राइमर, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। पूरक होगा तभी तो वो डीएनए पे जुड़ेगा। अगर न्यूक्लियर क्षार, उसका जो क्षार है वो सेम हो जाएगा तो वो नहीं जुड़ेगा। ये हम 55 से 65 डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं। थर्ड होता है एक्सटेंशन प्रेशर। ये 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नॉर्मल एंजाइम इसको नहीं झेल पाता है, मतलब नॉर्मल जो एंजाइम होता है
इसको ये नहीं झेल पाता। हम नॉर्मल यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये नॉर्मल एंजाइम यहाँ पे इसको झेल ही नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ काम नहीं करेगा। नॉर्मल एंजाइम यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पे पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया से ले रहे हैं जिसे टेक पॉलीमरेज यूज करते हैं, उसी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया से लेते हैं? थर्मस एक्वेटिक्स, इसी बैक्टीरिया से लिया जा रहा है। ये एंजाइम लिया जा रहा है, ये हॉट स्प्रिंग में मिलता है, मतलब जो गर्म झरने होते हैं ना, उसी में ये बैक्टीरिया मिलते हैं, उसी में से ये टैग पॉलीमरेज लिया जा रहा है। उसके बाद ये डीएनए बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। संवाहक में बंधन सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटेंगे जिससे वांछित जीन काटा था, मतलब जिससे वांछित जीन काटा गया था उसी से इस संवाहक को, वेक्टर को उसी एंजाइम से काटेंगे। जिस आणविक कैंची से इस वांछित जीन को काटा गया था उसी से इस वेक्टर को काटेंगे, तभी सेम चिपचिपे सिरे हमें मिलेंगे। डीएनए लाइगेज जोड़ने के लिए जिससे वांछित जीन को संवाहक डीएनए से जोड़ेंगे। जो वांछित जीन है संवाहक डीएनए से जब वेक्टर से जोड़ेंगे तभी तो वो कॉपी बनाएगा, जिससे हमें वांछित जीन है वो हमें ढेर सारी प्राप्त होगी। ठीक है, फिर उसके बाद पुनर्योगज डीएनए 6 होता है। पुनर्योगज डीएनए का होस्ट में स्थानांतरण। जो पुनर्योगज डीएनए जो हमने बना लिया है वेक्टर के साथ, जब हम वांछित जीन को वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर पुनर्योगज डीएनए को होस्ट सेल में डालते हैं, जिसको ज़रूरत है उस जीन का जो हम बनाए हैं। जिस भी सेल को, कोशिका को ज़रूरत है उसे होस्ट कोशिका बोलते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए को होस्ट में स्थानांतरण करते हैं। होस्ट कोशिका को सक्षम बनाना है ताकि पुनर्योगज डीएनए अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, होस्ट कोशिका को सक्षम बनाएंगे तभी तो पुनर्योगज डीएनए अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए, ये पुनर्योगज डीएनए है, ये हमारा होस्ट है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा है वांछित डीएनए। ठीक है, इसे जब होस्ट में डालते हैं तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जो फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत है। ये जल हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, और पुनर्योगज डीएनए जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होती है, तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन से डीएनए प्रवेश कर सके इसके लिए डाइवेलेंट कैल्शियम द्विसंयोजी कैटायन से उपचारित करना पड़ेगा। इसे कैटायन से उपचारित करना पड़ेगा, जिससे सेल मेम्ब्रेन में, इस सेल मेम्ब्रेन में पोर्स यानी पोर्स हो जाएंगे और डीएनए अंदर प्रवेश कर पाएगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रवेश नहीं कर पाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण क्रिया जिसमें परपोषी कोशिका विदेशी डीएनए के अंदर आने देती है, इसी को बोलते हैं रूपांतरण। क्रिया जिसमें परपोषी कोशिका विदेशी डीएनए को अंदर आने देती है, इसी को रूपांतरण कहते हैं। होस्ट सेल, अगर बैक्टीरियल सेल है तो इसमें डायरेक्टली डीएनए को, अगर हमें किसी होस्ट सेल में डायरेक्टली वांछित डीएनए को हमें डालना है तो डायरेक्टली भी डाला जा सकता है। अगर बैक्टीरिया सेल में हमें डालना है, अगर होस्ट सेल अगर बैक्टीरियल सेल है तो इसमें डायरेक्टली डीएनए को हीट शॉक देकर घुसा देते हैं, मतलब उसे हीट शॉक के द्वारा अंदर डाला जा सकता है। इस हीट शॉक की वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और बैक्टीरियल से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश करने देता है। अगर एनिमल सेल होस्ट सेल है तो इसमें हमें अगर डायरेक्ट वांछित डीएनए को डालना है तो हम क्या करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन यूज किया जाता है, डायरेक्ट सीधे न्यूक्लियस में डीएनए को डाल देता है इस माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, अगर होस्ट सेल प्लांट सेल में हमें डालना है तो जीन गन और बॉलिस्टिक्स यूज करते हैं। तीव्र गति वाले गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स जो डीएनए से आवृत होते हैं उनकी प्लांट सेल पर बमबारी की जाती है। जीन गन के द्वारा और बॉलिस्टिक्स के द्वारा हम डायरेक्टली, होस्ट सेल अगर प्लांट सेल है तो जीन गन के द्वारा हम डायरेक्टली डाल सकते हैं डीएनए को। ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके भी सेल मेम्ब्रेन में छिद्र किए जाते हैं जिससे डीएनए अंदर, अगर इलेक्ट्रोफोरेशन के द्वारा भी, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके भी हम सेल मेम्ब्रेन को छिद्र किए जाते हैं जिससे भी डीएनए के अंदर डायरेक्टली डीएनए को अंदर डाला जा सकता है। सातवां होता है परपोषी कोशिकाओं का संवर्धन। छोटी मात्रा में भी संवर्धन किया जा सकता है, बड़ी मात्रा में भी संवर्धन किया जा सकता है। परपोषी कोशिकाओं के संवर्धन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए होती है, जैसे पीएच, टेम्परेचर, पोषक पदार्थ, विटामिन, साल्ट्स, ऑक्सीजन, अधिकतम वृद्धि, ये सब रहेंगे तभी अधिकतम वृद्धि करेगा। इसमें एजिटेटेड सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, इसमें देखिए ब्लेड्स लगे होते हैं और इसमें संक्रमण रहित एयर को डाला जाता है और जब उसमें फैन बनते हैं तो उस फैन को
हटाया जाता है। इसमें पीएच को डाला जाता है कंट्रोलर को। फॉर्म को हटने के लिए, फैन को हटने के लिए ये ब्लेड लगे होते हैं। फॉर्म बीकर, फॉर्म कंट्रोलर लगे होते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर लगे होते हैं टेम्परेचर को कम करने के लिए। टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डबल ऊपर से भी एक कवर लगा होता है जिसमें कि ठंडा पानी भरा होता है, कूलिंग जैकेट, ठंडा पानी इसमें भरा होता है, ये टेम्परेचर कम करने के लिए। पीएच कंट्रोलर लगा होता है। सैम्पलिंग पार्ट, कूलिंग, परिचयन प्रद्वार। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, बैच फर्मेंटेशन क्लोज सिस्टम भी हो सकता है और कंटिन्यूअस कल्चर यानी ओपन सिस्टम में भी। ये ओपन सिस्टम में भी हो सकता है, क्लोज सिस्टम में भी हो सकता है। क्लोज सिस्टम में क्या है, एक बार स्टार्ट करने के बाद इंड में ही खोलने हैं, उसे इंड में ही खोल सकते हैं। और इसमें क्या है कि सतत संवर्धन तथा ओपन सिस्टम है, इसमें हम ज़रूरत पड़ने पर उत्पाद अपने पोषक तत्वों को डाल सकते हैं, जिससे हमारा उत्पाद जो है वो ज़्यादा मिलेगा। वांछित उत्पाद की निष्कर्षण 8वां पॉइंट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अनुप्रवाह संसाधन। उत्पाद को बायोरिएक्टर से पृथक करना, शुद्ध करना। इसमें से जब उत्पाद मिल जाता है तो उसे बायोरिएक्टर से पृथक करना और उसे शुद्ध करना होता है। लैब, फिर उसके बाद डायरेक्टली मार्केटिंग में नहीं आ जाता है, लैब टेस्टिंग करना होता है, गुणवत्ता नियंत्रण करना होता है, क्वालिटी को चेक करना होता है। जैसे अगर हमने कोई हार्मोन्स या मेडिसिन्स वाली जीन लिया था, अगर मेडिसिन्स या हार्मोन्स वाली जीन लिया था, वो अगर मुझे उत्पाद प्राप्त हुआ है तो उसको सबसे पहले चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है। उसके बाद ही मार्केट में मतलब सेलिंग के लिए, बेचने के लिए भेजा जाता है। परिरक्षक ऐड करेंगे ताकि ख़राब ना हो, उसमें परिरक्षक ऐड किया जाता है उस उत्पाद में ताकि वो ख़राब ना हो। अब देखिए पीसीआर का अनुप्रयोग आनुवंशिक विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। पादप में सूक्ष्म जीवों की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए किया जाता है। जीवाश्म परीक्षण में किया जाता है। जन्म के पहले विकार पता करने के लिए किया जाता है। उत्परिवर्तन का पता लगाने के लिए किया जाता है। और एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रतिबंधन एंजाइम यानी जो आरी था, मॉलिक्यूलर जो सीजर था, कैंची, उसे प्रतिबंधन क्यों बोलते हैं, उसे प्रतिबंधन बोलते क्यों हैं? तो इसका आंसर ये है, बैक्टीरिया में बाहरी डीएनए से संक्रमण को रोकते हैं। ये बैक्टीरिया से ही तो हमें प्राप्त होता है आरी, तो वो बैक्टीरिया में बाहरी डीएनए से संक्रमण को रोकता है। ठीक है, आपको ये चैप्टर अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और भी चैप्टर्स के वीडियो के लिए कमेंट करिए, लाइक करिए। ओके, बाय।